नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव सी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम दो खास मुद्दे पर बात करने आए हैं जो 482 से जुड़ा हुआ है। सीआरपीसी 482। आपके लगातार प्रश्न आते हैं कि साहब हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर तो गई है और हम कैसे इस एफआईआर को हाई कोर्ट के माध्यम से चैलेंज करें। आपके लगातार ये भी प्रश्न आते हैं कि बहुत आए देखने में आ रहा है कि हाई कोर्ट 482 के माध्यम से रिलीफ नहीं देता है और बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इस तरह के मामलों में क्या करें? तो दो महत्वपूर्ण आज आदेशों पे हम बात करेंगे। प्रदीप केसरवानी का 2025 का जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 482 को लेकर एक लिटमस टेस्ट यानी कि 4 पॉइंट का लिटमस टेस्ट दिया था कि अगर 4 पॉइंट में आपकी पिटीशन आ रही है, आपकी याचिका आ रही है, तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट को 482 का यूज करना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से 2026 में एक आदेश आता है सुजय घोष के मामले में, जहां कॉपीराइट एक्ट का मामला था और इसी तरह के मामले में 482 में झारखंड हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देते हुए 482 के एम्बेड को दोबारा से समझाया। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि अगर आप 482 की पिटीशन ले के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं या हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो वो लिटमस टेस्ट क्या होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट विकास गुप्ता सर जुड़ चुके हैं। आप विकास गुप्ता साहब को पहले से जानते हैं, 4 दशक का आपका वकालत का अनुभव है। क्रिमिनल केसेस आप लगातार कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो पेशी हो रहा है, साथ ही देश के विभिन्न हाई कोर्ट में लगातार आपराधिक मामलों की वकालत कर रहे हैं। विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। विकास सर, ये लिटमस टेस्ट को लेकर प्रदीप केसरवानी का जो जजमेंट आया, उस जजमेंट के पहले तो हम चाहेंगे आपकी टिप्पणी इस पे क्या रहे। देखिए, उन्होंने 4 वे टेस्ट कहा है कि ये अगर पूर्णता होती है तो देन हाई कोर्ट की कॉन्शियस में होना चाहिए कि उन्हें 482 में जो 528 बीएनएसएस है उसके तहत एफआईआर को या चार्जशीट को क्वॉश करना चाहिए। सर्वप्रथम ये है कि जब अक्यूज्ड उस 482 की पिटीशन को फाइल कर रहा है तो वो ऐसा अनइम्पीचेबल स्टर्लिंग पीस ऑफ एविडेंस क्या लेके जा रहा है जो कोर्ट देख सकती है, पहला। दूसरा, उसकी ऐसे कौन से तथ्य हैं जो कंप्लेनेंट के केस को झुठला सकता है कंप्लीटली। थर्ड, उसके ऐसे कौन से तथ्य हैं जिसको प्रोसिक्यूशन मना नहीं कर रहा और या मना कर भी नहीं सकता और जहां पे अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है। तो ये जो चारों, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से जब ये चारों टेस्ट मीट होते हैं तब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट की कॉन्शियस को उजागर होना चाहिए और उसे 482 528 की पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने अपने समझ आई भी एफआईआर या चार्जशीट को कोश करना चाहिए। सन 2025 में सितंबर महीने में ये जजमेंट आया, क्या उसके बाद से कह सकते हैं कि ये जजमेंट अपने आप में बाइंडिंग प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स को इसको अपनाना चाहिए? और क्या वास्तव में सितंबर 2025 के बाद हाई कोर्ट इसको अपना रही है? क्या अनुभव है आपका? मतलब इतना स्ट्रेट जैकेट नहीं है। मैं थोड़ा-सा आपको अतीत में लेके जाना चाहूँगा कि इससे पहले कौशिक के एफआईआर की जो एक लैंडमार्क जजमेंट रही है, जिसे हमने हमेशा देखा है, वो है भजन लाल की जैसे। पर भजन लाल की जजमेंट में ये हुआ कि आपको एलिगेशन एस दे आना चाहिए। फिर आपने देखा हो 2024 में महमूद अली वैला की उत्तर प्रदेश से उठकर के सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आई जिसमें उन्होंने कहा रीड बिटवीन द लाइन्स। आप खाली ये नहीं कि आपने अगर एलिगेशन एस दे आप लोग मीट कर रहे हो और वो एक कॉग्निटिबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करता है तो आप एफआईआर को क्वॉश नहीं कर सकते, ऐसा भजन लाल ने कहा। लेकिन महमूद अली वैला की जजमेंट में आया कि यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स, कभी वेल ड्राफ्टेड वेल क्राफ्टेड वकीलों द्वारा एफआईआर होती है जिसमें वो कोई संभवतः कोई लकुना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उसके माध्यम पे अगर आप किसी को रिलीफ नहीं दे रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी ठीक नहीं है, आपको पूरा और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि उसके पीछे एसेंस क्या है, स्पिरिट क्या है। वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बोले हमारे दर्शकों को बहुत शाब्दिक अर्थों में जो रीड बिटवीन द लाइंस जो आपने फ्रेज यूज किया, जो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, उसका क्या शाब्दिक अर्थों में मतलब क्या? मैं बहुत आपको समझाया बहुत कि अगर मैं कहूँ कि भजन लाल में कहा कि टेक द एलिगेशंस एज दे आर। अगर वो एक कॉग्निजिबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करते हैं तो आपको एफआईआर रजिस्टर हो और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे उसके पीछे की मंशा कुछ भी हो। उसके बाद निहारिका की जजमेंट आई जिसने इसकी इंटरप्रिटेशन को 482 की उपयोगिता को बहुत नैरो शील कर दिया।
उन्होंने कहा कि बहुत स्पेयरिंगली, बहुत रेयर केसेस में 482 की पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्टिफल द इन्वेस्टिगेशन। करेक्ट। ये बात कही। उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई एफआईआर है, तो अगर चार्जशीट आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस कोर्ट के पास एफआईआर कॉज करने की पावर है, उसके पास चार्जशीट की भी है। और चार्जशीट और डिस्चार्ज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर आ जाता है विप्लव। ये है कि डिस्चार्ज में आप डॉक्यूमेंट्स अपने नहीं लेके आ सकते, और कॉशिंग ऑफ द चार्जशीट में आप लेकर के आ सकते हैं, और संभवतः अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का जो एक एडिशनल ग्राउंड है वो आपको कॉशिंग ऑफ द चार्जशीट में मिलता है। तो संभवतः कहीं ना कहीं आप अगर इस लिटमस टेस्ट के बाद भी मैं अगर आपको वास्तविकता में कहूँ कि विभिन्न हाई कोर्ट संकोच करती हैं कॉश करने के लिए, लेकिन आज की तारीख में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं जिनके 406 के 420 के मुकदमों में, वहां पे मुझे लग रहा है हस्तक्षेप करने लग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर इस बात को कहा है कि कंप्लेनेंट क्रिमिनल मशीनरी को यूज करके उसे एक रिकवरी प्रोसेस नहीं बना सकते। विकास साहब, क्या मतलब हमारे दर्शक इस पे कोई उदाहरण की तरह, अगर आप जो रीड बिटवीन द लाइंस पे बात हो रही है, उस पर कोई एग्जाम्पल देके अगर आप उसकी मंशा को, सुप्रीम कोर्ट की मंशा को समझना बताना चाहें। हाँ, विप्लव, अगर आपने किसी को उधार दिया है, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, बड़ी फेमस अभी हीरो फिनकैप की जजमेंट आई है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच में 156(3) अलाउ हुई थी कि आप 406 में मिस अप्रोप्रिएशन में आपने एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है, जहां पैसे का लेन देन है, वहां पे चीटिंग या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सब्सिक्वेंट कंडक्ट या अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और बड़ी थिन लाइन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर हाई कोर्ट को भी आदेश दिए हैं कि आप बेल में कंडीशंस लगा करके रिकवरी पैसा जमा कराइए। लेकिन हम निरंतर देख रहे हैं कि जब जब बेल्स आती हैं या पॉलिसीज आती हैं, तो हाई कोर्ट आकर के कहते हैं क्या कितना रुपया जमा कराइए, विच इज कॉन्ट्रेरी टू व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज कंटिन्यूअसली सेइंग। जो सुप्रीम कोर्ट हर रोज कह रहा है, रमेश की जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इन एंटिसिपेटरी बेल्स या बेल्स को एक रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं बना सकते। लेकिन मैं निरंतर देख रहा हूँ कि निरंतर हाई कोर्ट वायलेशन में है सुप्रीम कोर्ट के और डायरेक्शंस के, ऑर्डर्स के, और वो वहां पे पैसा जमा करवाते हैं जा के, और तब कंडीशनल बेल देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट कैसे, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, आपको मेरिट के बेल डिसाइड करनी पड़ेगी, आप इसको एक रिकवरी एजेंट नहीं बना सकते। लिकअप की जजमेंट है, उर्मिला की जजमेंट है, विप्लव हमने पिछले शो में कई बार आपको याद होगा कि इसमें काफी किया, और ये सब स्टेट ऑफ यूपी से निकल कर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फाइनेंशियल मैटर्स है, इनमें कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि सिविल्स में आपकी रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो है, तो आप एक विकल्प ढूंढ रहे हैं क्रिमिनल का, क्रिमिनल जो शब्द यूज करे गए देने कि आप एक उनका विकल्प ढूंढ रहे हैं, और उस विकल्प के तहत आकर के आप आर्म ट्विस्टिंग करके अपने पैसे की रिकवरी करना चाहते हैं। इसलिए जो एक सिविल ट्रांजैक्शन को आप क्रिमिनलिटी का रूप दे रहे हैं। पिकअप बयानी के जिस जजमेंट की विकास सर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मांग के एक तरह का जजमेंट था, जहां एक सिविल मैटर को, कंप्लीट सिविल मैटर को क्रिमिनल बना के, और फिर कानून को, यानी कि क्रिमिनल जो एक्ट प्रोसीडिंग है उसको मोशन में लाया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। और साथ ही एक मैं आपको उत्तर प्रदेश के एक जजमेंट के बारे में जरूर रिफर करूंगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मैटर में, जहां कंप्लीट एक सिविल विवाद था, उसको क्रिमिनल बना के एफआईआर रजिस्टर कराई गई। बाद में वो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना किया। विकास सर, ये तो आपने फाइनेंशियल ट्रांजिशन में इस तरह सिविल को क्रिमिनल बनाया। मैं देख रहा हूँ लगातार जो मैट्रिमोनियल्स केस है, अब उसके पीछे का ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच विवाद कुछ है और बनाया कुछ गया है। तब सुप्रीम कोर्ट जब कहता है कि रीड बिटवीन द लाइंस, वो 98 की जो एफआईआर है आज रजिस्टर हो रही है, मेरे ख्याल से 100% एफआईआर में वो कंटेंट डाला जा रहा जो सच्चाई से बिल्कुल परे। विकास सर, इस पर क्या आपका टेक है? मतलब बड़ी पाथ ब्रेकिंग जजमेंट है। लेट मी स्टार्ट विद सेइंग सो, पिछले 2021 साल में आप रेगुलरली, आप खुद लॉ के स्टूडेंट हैं, और इतने साल से आपकी लीगल रिपोर्टिंग है, लीगल पे सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स को आप कवर बैठे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5-2 साल में बड़ी पाथ ब्रेकिंग 15-20 सुप्रीम कोर्ट से एक शानदार जजमेंट्स आई हैं। अति गुप्ता से लेकर के प्रीति और लक्ष्मी, दारा लक्ष्मी और निरुता, और बहुत सारी जजमेंट।
जिससे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन भी भेजी कि आपने नए बीएनएस में जो सेक्शन चेंज कर दिया, लेकिन क्रूरल्टी की जो डेफिनेशन आईपीसी में तो वही रही, बॉन्ड न करवा। उन्होंने रिकमेंड भी किया लॉ कमीशन को कि आप सरकार को रिकमेंड करिए कि अब शायद इस स्टैट्यू की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ जो विकास सब बात कह रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंडियन पीनल कोड में जो 498 क्रूएल्टी का था वो बीएनएस में 85 86 हो गया। तो जो नई एफआईआर है 2023 के बाद होंगी वो 85 86 में होंगी, जिसे क्रूएल्टी की डेफिनेशन है। सर प्लीज कर। तो आपने देखा होगा कि निरंतर सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही और उसमें महत्वपूर्ण बात उन्होंने लीगल फ्रेटर्निटी को भी कहा, सलाह दी कि आप ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, आप ऐसी ड्राफ्ट मत करिए जिनमें एलिगेशन संदेह से कहीं कहीं प्रयुक्त थे। लेकिन आप एक डिस्क्लोज कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस वाला के पास और कोई चारा नहीं है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, दे हैव टू फाइल अ चार्जशीट। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी ना करिए जो कभी वापसी ना हो सके। उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप खाली उनके एलिगेशंस को मत पढ़िए, रीड बिटवीन द लाइंस, उनकी मंशा को भी देखिए कि किस तरह से आप पूरी की पूरी फैमिली को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन जजमेंट में ये भी कहा कि लड़के के अलावा जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस होनी चाहिए, डेट टाइम इंसिडेंट होना चाहिए, नहीं कि उनके खिलाफ की जो पिटिशन है वो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। विकास साहब जो बात कह रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में एक मैटर देखा था, 13 जो पर हस्बैंड के साथ 13 परिवार के लोगों को एथीस्ट बना दिया गया था। तो हाई कोर्ट की जज ने मजाक करते हुए और एक लाफिंग उससे पूछा कि क्या कर घर का कोई पेट छूट गया है क्या, अगर वो भी है तो उसको क्यों नहीं एक्यूज बना दिया जाए, मतलब पूरे पूरे परिवार को। और बाद में सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन करना पड़ा कि रिलेटिव की लैंग्वेज क्या। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलेटिव मतलब कौन रिलेटिव, ऐसा नहीं है कि आप हस्बैंड के चाचा की साले की लड़की को भी आप एक्यूज बना दे, ऐसा नहीं करेंगे, बहुत क्लोज रिलेटिव को ही उन्होंने बताया। सर प्लीज आप वो बात जो कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, जो विप्लव उन्होंने कहा कि आपके पास स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कुछ मान्यता नहीं है। और अब आपने इतना भी देखा होगा विप्लव की जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 482 अलाउ कर दी रही कि आप 482 में भी आ सकते, बिल्कुल जा सकते। वो भी उन्होंने कहा है कि नहीं, आपकी नैरो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, आपको संभवतः बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन एक दगासा तो खुदा एक उम्मीद का। और निरंतर जजेस का भी ये कहना है कि जो एलिगेशन 498 में और बाकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ आ रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत ही डिस्टर्बिंग एक सोसाइटी के लिए चीज बनती जा रही है। जो एक ऐसा लेजिस्लेशन आया था जो एक प्रोटेक्शन के लिए था, वाज हथियार के रूप में पूरे फैमिली के खिलाफ यूज हो रहा है, वो मुझे लगता है काफी एक चिंता का विषय है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो लगातार हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं, उनका ये कहना है कि 482 में अब इन्हीं 2 मैटर्स को लीजिए, जहां प्रदीप केसरवानी पे एक लड़की ने आरोप लगाया था के साथ उन्होंने एक झूठा प्रॉमिस किया शादी का और उसके बाद शारीरिक संबंध बनाया और 376 में उसे सम्मन जारी किए गए थे। दूसरे मामला हालांकि अलग तरह का है, वहां पर कॉपीराइट का केस है, लेकिन दोनों ही मामलों में हाईकोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया था। विकास सर, लगातार दर्शक हमारे ये कह रहे हैं कि साहब कितनी भी बातें आप कर रहे हो या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहा है, लेकिन हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रहा है। आउटसाइड आपको ये कहूंगा कि सेलिब्रेटेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की होती है, अन्यथा आप इसलिए पढ़ते हैं, लाइट लॉ पढ़ते हैं, मार बेंच पढ़ते हैं, तो उस पर उभर करके वो जजमेंट्स आती हैं। आप वेरियस हाई कोर्ट्स की जजमेंट लोग कम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पढ़ते हैं, पर ऐसा लगता है कि सारी ऐसी अच्छी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। ऐसा नहीं है, इन मैटर्स में हाई कोर्ट से भी आती है। प्रॉमिस टू मैरिज में अब तो वो प्रावधान ही बदल दिया गया है कि प्रॉमिस टू मैरिज विल नॉट अमाउंट टू रेप। तो पहले भी सिर्फ 10 से 9 से उसको सेपरेट कर दिया गया है। सेपरेट तो पहले भी जजमेंट्स आई, तो उन्होंने कहा तो अगर सब्सिक्वेंटली अगर आपका प्रॉमिस बदल गया है तो वो कोई रेप में नहीं आएगा। और अब तो वो डन अवे विद दैट प्रोविजन एंड ये कहा है कि अगर प्रॉमिस टू मैरी विल नॉट अमाउंट टू रेप, तो वो एक अलग थी। तो ऐसा नहीं है कि पर हाँ, ये बात मैं वैसे मानूंगा कि जितनी मुस्तैदी से या जितनी ज्यादा वेरियस हाई कोर्ट्स को 482 या 528 को एक्सरसाइज करके झूठी एफआईआर को और इस सिस्टम में से बाहर निकालना चाहिए, वो मुझे लगता है कम हो रहा है। क्योंकि
जो अपने आप में मैं निरंतर हमेशा आज भी और आपके कई शोज़ में अगर मैं हमेशा कहता आया हूँ कि प्रोसेस इटसेल्फ इज़ अ पनिशमेंट। अगर कोई 20 साल का 22 साल का 25 साल का बच्चा लड़का नया नया युवक युवती इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लॉक सिस्टम में अगर फँस जाता है तो उसके आने वाले भविष्य के 5-10 साल किस तरह से रौंदे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है जहाँ पे भी हाई कोर्ट को लगता है कि ये संभवतः आउट ऑफ वेंजेंस है, द्रुत प्रहार की वजह से ये एफआईआर रजिस्टर या बदले की भावना से हुए, मुझे लगता है उन्हें कहीं न कहीं अपने आप की पहल करके उन एफआईआर्स को क्वॉश करना चाहिए। यानी कि आप सिंपल सी बात है विकास सर, आप पहले भी विकास सर के कई वीडियोस हैं जो हम इसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनको देख सकते हैं। विकास सर लगातार एक बात कहते हैं कि भारत में जो क्रिमिनल प्रोसेस है वो अपने आप में पनिशमेंट है। यानी कि या तो आप वो पनिशमेंट झेलते रहें या कम से कम हाई कोर्ट के पास जाके 482 की इनहेरेंट पावर का यूज करके हाई कोर्ट को बताएं कि ये एफआईआर है, इसके पीछे की मंशा ये है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लिटमस टेस्ट दिया है उस लिटमस टेस्ट में आ रही हैं 1 2 3 4 जो लिटमस टेस्ट दिया उस पर आ रही हैं। अगर ऑन कर रही हैं तो 100% आपको जाना चाहिए। विकास साहब, प्राइमा कसाई जो आम आदमी है वो क्या मतलब इसको कैसे सुनिश्चित करेगा? बहुत बार रहता है कि एडवोकेट्स का उस तरह का अनुभव नहीं होता है, तो उनको राय भी नहीं मिल पाती। जैसे आप पूरे टी टू के लिए आप डायरेक्ट चले जाए, लोअर कोर्ट का वकील क्या करता है कि आया उसने प्रोसीडिंग शुरू करा दी, तो उस स्थिति में वो आम आदमी जो आम दर्शक आपको समझ रहा है वो कैसे जानेगा कि प्राइमा पैसा ये था या 482 में चेंज हो? विप्लव जो लिटिगेंट आज से 20 साल पहले थे और आज के जो लिटिगेंट है वो काफ़ी समझदार है और आपने देखा है कि जागरूकता बढ़ गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक ज़माने में सिर्फ जजमेंट्स कोर्ट्स के में किताबों के माध्यम से ही मिलती एआईआर्स और जर्नल्स के माध्यम से ही मिलती थी। आज तो क्लिक ऑफ ए बटन हर एक फ़ोन के ऊपर वो अवेलेबल है रोज़ ऊपर है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि गरीब तबके में उतनी अवेयरनेस ना हो लेकिन आज एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में उनको मालूम है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और उन्हें वेरियस एक्सप्लोर करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। और अगर आपके केस में जान है, आपके केस में आपको लगता है कि एलिगेशन झूठे हैं, तो रादर देन गोइंग थ्रू द रिगर्स ऑफ अ ट्रायल व्हिच विल टेक 10 इयर्स, 15 इयर्स, 7 इयर्स, कहना बड़ा मुश्किल है, जो जिस तरह से हमारा एंटायर जुडिशियल सिस्टम बुरी तरह से क्लॉग्ड है और नए जो कानून बनाए भी गए, मैं बड़े विद ऑल ह्यूमिलिटी आई मस्ट से कि उसमें इस ब्लॉक सिस्टम को ठीक करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। और जैसे कहा कि जी आपकी ट्रायल आप इतने महीनों में खत्म कर रही है, वो प्रावधान सीआरपीसी में पहले भी थे लेकिन जब सिस्टम ही इतना क्लॉग्ड होता है तो आप उन प्रावधानों की कोई अहमियत या कोई सैंक्टिटी बचती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर कहीं लगता है कि आपके केस में दम है तो आपको किसी एक ठीक-ठाक लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए जो क्रिमिनल लॉ का को सब इस बारीकियों को समझता हो और इसके कानून को समझता हो, जजमेंट्स को समझता हो और फिर आप मुझे लगता है कि आप यू मस्ट टेक अ चांस एंड पुर्स्यू करें। यानी पहला तो ऐसा ही आपको तो पता ही होता है कि इस एफआईआर के पीछे की मंशा क्या है, ये एफआईआर क्यों कराई गई है? क्या कोई सिविल मैटर था जिसको क्रिमिनल बनाया गया या वो पहले से कोई दीवानी पे झगड़ा चला आ रहा था इसलिए ये बना दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के विभिन्न जजमेंट आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उस 10 साल के प्रोसेस पे ना जाकर आपको डायरेक्ट 482 की पावर का यूज करना चाहिए। और आपका एक हमेशा ये सवाल रहता है साहब कितना समय लगेगा? विकास सर का अनुभव जो भी इतना लंबा है तो आप बता रहे हैं, बहुत बारी होता है कि साहब समय कितना लगेगा हाई कोर्ट में? इसको लेके आप क्या आंसर देते हैं भाई? ये आपके सामने दबा दो। मतलब क्या है पहली डेट पे कोशिश रहती है कि नो कोर्सेज स्टेप स्टे प्रोसीडिंग्स स्टे थोड़ा मुश्किल है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बट नो कोर्सेज स्टेप और एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपियरेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट्स ये कुछ ऐसे इंटरम रिलीज हैं जिनको आप लेकर के आगे चलते हो और बात जहाँ तक है कि कितना टाइम विद कई ऐसे हाई कोर्ट से मैं नाम भी नहीं आप बोलूँगा जो सप्लीमेंट्री ही ख़त्म कर पाते हैं जाकर के एडवांस में आप तो इस बात पर अच्छी तरह से समझते ही हैं कि कच्ची ही जिसको आप हम लोग दिल्ली में कच्ची पे में कहते हैं वो ही कंप्लीट हो पाती है एडवांस की लिस्ट ही नहीं चल पाती वो कहना आज ही है कि वो 6 महीने लगेंगे 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा कहना बहुत ही करेक्ट, करेक्ट। लेकिन ठीक है, वो बनाते हैं। मैं आपको वैसे एक बात और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में थोड़ा बेहतर है, क्योंकि सुजय बोस के मामले में
अप्रैल 2025 में हाई कोर्ट ने उनकी 482 को खारिज किया। करीब-करीब मान लें हम कि 2 महीने के बाद वो फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में आ गई और आप ये देखिए कि मार्च 2026 तक करीब-करीब 1 ईयर का एक समय था और 1 ईयर में उस पे जजमेंट भी आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट भी दे दिया। तो बहुत बार क्या होता है, डिले भी होता है, बहुत बार नहीं होता है। कई हाई कोर्ट्स में ओवरबर्डन हाई कोर्ट्स हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, बहुत ओवरबर्डन है, जजेस की कमी है, इसलिए लेट भी हो जाता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट जैसी जगह में जल्दी भी काम हो जाता है। तो इससे कोई नियम नहीं है कि कितने समय होगा, लेकिन अगर प्रयास करने की ज़रूरत है, कोड 82 में जाने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से जाइए। विकास सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं